पहलू हैं और उन पहलुओं पर बात करना बेहद ज़रूरी है और उन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे सवाल क्या है, एमसीडी ने कितने प्रतिशत तक ईसीसी को बढ़ाया है। सवाल नंबर 2, राजधानी में एंट्री पर शुल्क बढ़ाने की मुख्य वजह क्या है। सवाल नंबर 3, इस फैसले से आम लोग जो कॉमन पब्लिक है उन पर कितना असर पड़ेगा। ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं और इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला सवाल, चलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे संपर्क अभी टूट गया है, दोबारा वो जैसे जुड़ते हैं। विष्णु पांडे जी, बढ़ोतरी को कैसे देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर इसका? देखिए धर्मराज जी, पहले तो ये समझना होगा कि क्या फीस बढ़ा देने से या टोल टैक्स बढ़ा देने से जो 53% वृद्धि हुई है उससे क्या दिल्ली के जाम का समाधान होगा? क्या दिल्ली के पोल्यूशन समाधान होगा? जब बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएंगे पूछिएगा कि देखिए इससे क्या हो, जो बेसिक चीजें हैं, जो घर की थाली होती है, दूध की, सब्जी की, दही की, दिल्ली में ऐसा कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री प्लांट तो है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। जो भी चीज आनी है बाहर से आनी है पहला, ठीक है। और अगर उस पे कुछ व्हीकल्स पे अगर रियायत हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो वैसे ही इस टाइम पे दिल्ली की जनता काफी चीजों से परेशान है और इस तरीके से वृद्धि करना, और बल्कि इसको समाधान निकालना चाहिए। क्या वो तो तय कर भी देंगे, तो क्या दिल्ली का जो जाम है भाई, पॉल्यूशन सिर्फ बाहर की व्हीकल से तो नहीं बढ़ता ना, कि आके यहाँ जाम से भी तो बढ़ता है। कितने कितने घंटों दिल्ली कई ऐसी जगह है जहां पे टोल नाकों की वजह से जाम होता है, ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट की वजह से जाम होता है, चाहे कोई भी गाड़ियां हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दिल्ली में जाम के लिए कोई समाधान उसके पास है कि ये सिर्फ एक ही समाधान उन्होंने ढूंढा हुआ है, किसी तरीके से आप उस पर उनकी फीस बढ़ा दो, फीस बढ़ा दे, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ा दीजिए, ये तो समाधान है ही नहीं। इससे तो इनडायरेक्ट वे में धर्मराज जी लोगों की जेब में फर्क पड़ेगा। भाई अगर आप सोचिए 2600 का 4000 कर देंगे और जो सामान आ रहा है लोकली कहीं पहुंच रहा है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब आप सोच लीजिए, ये देख लीजिएगा, एक हफ्ते में आपको दूध के प्राइस आपको हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी काफी चीज प्राइस बढ़ जाएंगे आपको। बल्कि अगर ऐसा होना है तो कुछ चीजों पर रियायत देना जो उनको देना चाहिए। भाई मेडिसिन है, बहुत सी चीजें दिल्ली में सप्लाई हो, दिल्ली में कुछ भी अपना खुद का नहीं है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि जाम से क्या है। अगर आप पोल्यूशन पे खेलना चाहते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसको हमने पालन किया, हम सब उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो CQM तो गया होगा प्रपोजल लेके, ऐसा तो नहीं है। तो जिसको एमसीडी हवाला दे रहा है कि हमने उसके बेस पे किया, तो आखिर CQM सोचना भी तो चाहिए ना कि क्या जाम से नहीं होता। क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 15 साल पुरानी गाड़ियों पे यूटर्न लिया उससे क्या उससे नहीं फैलता? वो तो अलाउ कर रखा है आपने, व्यापारियों को मार दे दिया आपने, और जो आम जनता के लोग आप उनकी जेब ढीली कर दी एकदम से। तो ये सोचने और समझने की बात है। क्या इसका समाधान, जाम के भी कुछ समाधान लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी कि नहीं लेके आ रही? ठीक है। नीरज जी आप जुड़ गए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जुड़ गए, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी। नीरज जी आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत लेकिन स्लो आ रही है। चलिए मैं जोर से बोलूंगा सर, आपको आवाज खूब आएगी मेरी। सवाल मेरा नीरज जी यही है कि बढ़ोतरी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है 50% से ऊपर, लगभग आपने आधा से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे एक बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई कि घुमा फिरा के तो पब्लिक पर भार पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जितने भी गुड सामान हैं वो बाहर से ही आते हैं। तो बढ़ोतरी ठीक था, लेकिन एक जेन्युइन बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो गई। नहीं
देखिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, साग सब्जी दूध, इसका आप देखिए ना, इस पर क्या बढ़ोतरी किया गया है। जो खाने पीने की और डेली यूजेस की वस्तुएं हैं उस पर क्या बढ़ोतरी की गई है, इसको भी जरा एनालिसिस कीजिए आप। दूसरी तरफ आप अगर जो बढ़ोतरी जिस चीज में किया गया है, उनको अच्छे फ्लाईओवर्स भी चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, अच्छे तरह से ट्रैफिक क्लियरेंस चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर उसके लिए आपको अच्छी सुविधा चाहिए, तो अच्छी सुविधा के लिए ही ये जो बढ़ाया गया है, तो आप टाइम का इम्पोर्टेंट है। जो चीजें हम अगर कहीं 20 मिनट में पहुंच रहे हैं और उसके लिए अगर हम उसको 15 मिनट या 10 मिनट में कवर करते हैं, तो उसके लिए आपको अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक चीज और देखिए आप, कि आपने ये देखा उस पूरे बिल में कि क्या आवश्यक वस्तु जो है, जैसे साग सब्जी दूध दही या जो भी खाने पीने की चीजें, उसमें कितना बढ़ोतरी की गई है। मेरा मानना यही है कि अगर आपको अच्छी सुविधा है चाहिए, आपको फ्लाईओवर चाहिए, आपको बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए कि हमारा टाइम बच जाए, जहां हम 1 घंटा 2 घंटा लगाते थे वहां हम 20 मिनट में पहुंच जाए, तो इसके लिए तो सरकार के पास पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपने कहा कि इसमें जो जरूरी सामान है, जरूरी चीजें हैं, तो इसको इस तरीके से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है नीरज तिवारी जी कि जरूरी चीज क्या है। जैसे आपने कहा खाने पीने की चीजें, दूध हो गया, सब्जी हो गई, ये अति आवश्यक चीज है। लेकिन इसके अलावा भी आपके रोजमर्रा की चीजें हैं जो आपके बजट में हर दिन में शामिल होता है। सुबह उठने से लेकर नहाने के लिए साबुन हो गया, सर्फ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आप उसके बाद बच्चों के किताब कॉपी पेंसिल बैग, ये सारी हर चीज तो नेसेसिटी है आज की तारीख में। तो नेसेसिटी की परिभाषा क्या है? क्या खाने पीने के सामान, दूध पानी सब्जी, यही नेसेसिटी है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नेसेसिटी, इसका पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर आपने हेल्थ सेक्टर में सुना होगा, लाइफ सेविंग ड्रग। तो उसमें जो अति आवश्यक चीज है उसमें गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, उससे जनता को क्या नुकसान है। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर प्रोटीन लेंगे, एनर्जी बूस्टर लेंगे, आप अगर विटामिन प्रोटीन की बात करेंगे और मल्टी नेशन कंपनियों की मेडिसिन की बात करेंगे, तो उसमें अगर वो बढ़ोतरी करते हैं तो वो अति आवश्यक या लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। उसी तरह से यहाँ जो बात है, खाने पीने की जो मूल चीजें हैं उसमें आपको साग हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, फ्रूट हो गया, ये आवश्यक वस्तु माना जाता है। अब उसकी लिस्ट बढ़ाने के लिए जिसको जितना लंबा लिस्ट करना है कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप से जनता जो है, जो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और आम पब्लिक भी इस चीज को समझती है कि आवश्यक वस्तु क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। इसलिए हमने कहा कि आप उस पर भी देखिए। दूसरी तरफ हमने जो उदाहरण दिया कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइएगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अगर आइएगा तो आपको उसमें पैसे तो लगेंगे ही। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सब चीज फ्री में मिल जाएगा और हम चाहें कि हम बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरा डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, फ्लाईओवर्स लाएं और बिल्कुल हाइजेनिक क्लीन रोड चाहिए, पॉल्यूशन मुक्त रोड चाहिए, हमको पॉल्यूशन मुक्त टोल प्लाजा चाहिए। तो इसके लिए जो भी चीजें हैं उस चीजों की पूर्ति करने के लिए आखिर सरकार के पास पैसा होनी चाहिए। और हमारा मानना है कि इसी सोच के तहत, क्योंकि आप देखेंगे अगले आने वाले 2-3 साल में दिल्ली का जो स्थिति है वो बहुत बदलने वाली है और बदलेगी। ठीक है सर, अब मैं रुख करूंगा आदेश जी का। आदेश जी, ये जो बढ़ोतरी हुई है, आपको बढ़ोतरी जेन्युइन लग रही है या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, करना था तो करते बट इतना नहीं करना था? धर्मराज जी, वास्तविकता ये है कि सरकार भी जानती है और दिल्ली के लोगों की दशा सरकार से छुपी नहीं है। और दिल्ली के लोगों की दशा को जानने के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि होली और दिवाली पे गैस का सिलेंडर फ्री देंगे, पूरे साल 500 का देंगे, महिलाएं अपने घर का खर्चा चूल्हा चौका चला नहीं पा रही, उनको 2500 रुपए महीना देंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो सरकार चुनाव से पहले जानती थी और सरकार के पास इन सब चीजों के लिए पैसा था या नहीं था ये तो सरकार बताए।
लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोगों की कमर को तोड़ा गया है। दिल्ली के लोगों से, उनकी जेबों से पैसे को निकाला गया। किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सरकार वो नए नए मापदंड लेके आती है। हाउस टैक्स के अंदर 15% रिबेट होती थी, उसको घटा के 10% कर दिया गया है। हमारे टाइम में एमसीडी के अंदर जो भी निगम पार्षद होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, दो ही पार्टी ज्यादा होती थी, इंडिपेंडेंट होते थे, आप पार्टी नहीं थी उस वक्त। जो भी पार्षद थे, धर्मराज जी अपने घरों से गरीब लोगों को पेंशन बांटते थे। ऐसी व्यवस्था इस एमसीडी की थी। इंस्पेक्टर राज हमने पूरी तरह से खत्म किया, यूनिट प्रणाली लागू की, जो उसमें करप्शन था उस सारे करप्शन को खत्म किया और लोग सेल्फ असेसमेंट करके अपना हाउस टैक्स का पैसा जमा कराते थे, 15% छूट देते थे। घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी, हमने पैसा दिया था और घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को चालू किया ताकि एक शहर साफ रह सके, सुंदर रह सके और गंदगी खत्म हो। कभी किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकती थी इसी एमसीडी से, कभी हड़ताल नाम की बात सुनी नहीं, कभी बातें जो है और इशू पे होती थी, लेकिन सैलरी नहीं मिलने पे कभी हड़ताल नहीं हुई। सिविक सेंटर जैसी खूबसूरत इमारत की फाउंडेशन स्टोन हमने रखा। टाउन हॉल में एमसीडी का ऑफिस चलता था, हमने सिविक सेंटर की प्लानिंग की 2002 से 2007 के बीच में जब हमारा कार्यकाल था और सिविक सेंटर को बनाना शुरू किया। लेकिन मैनेजमेंट इस तरह का था कि हमने लीकेज को रोका, करप्शन को रोका और करप्शन जो है किस तरह से कम हो ये प्रोविजन अपनाए, चाहे उसके लिए आरटीआई लेके आए, चाहे उसके लिए सीवीसी को मजबूत किया, चाहे उसके लिए विजिलेंस और इंटेलिजेंस और दुनिया भर की एजेंसियां जो है उनके लिए नई नई चीजें तय की ताकि इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। आज भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि पिछले साल में तो तनख्वाह के लाले पड़ गए थे जो है, और ये पेंशन देना, घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो लगभग समाप्त हो गई है, शहर प्रदूषित और पॉल्यूशन में सबसे गंदा हो गया है। आज ही आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है कि धूल और मिट्टी का इतना बुरा हाल है, और मुख्यमंत्री जी को भी कि किसी तरह से यहाँ पे सफाई कराएं, ये पत्र आज ही लिखा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि सरकार के अंदर दूरदृष्टि नाम की चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि गरीब लोगों को कैसे लूटा जा सकता है और किस तरह से जो है उनको और कमजोर किया जा सकता है, और यही सरकार इस काम को करती है। पहले 2 रुपए गैस के सिलेंडर पे बढ़ते थे, डीजल पे 50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए बढ़ते थे तो हाहाकार मचा देते थे, और बचना भी चाहिए था, कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट लोगों की जेब पे पड़ता है। लेकिन आज यही लोग जो है जब सरकार में आने से पहले 70 का पेट्रोल 35 का बेचेंगे, 50 का डीजल जो है 25 का बेचेंगे, लेकिन करनी और कथनी में कितना अंतर है कि जो 70 रुपए का पेट्रोल था वो 100 रुपए का हो गया, जो डीजल 48 रुपए का होता था वो 100 रुपए का हो गया। एक्साइज ड्यूटी हम 12 रुपए लेते थे पेट्रोल के ऊपर और 3 रुपए लेते थे डीजल के ऊपर, आज दोनों के ऊपर 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई है। लेकिन सरकार सिर्फ जो है जिस तरह से हमारे तिवारी साहब ने कहा कि सड़कें बनानी है, तो भाई ये सड़कें इस शहर में पहले भी बनी थी, ऐसा तो है नहीं कि अभी ये जाल बिछने लगा। लेकिन एनएचएआई के ऊपर 335,000 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ गया। सड़कों का पैसा अगर मेरे से ले रहे हो तो टैक्स क्यों ले रहे हो, और टैक्स ले रहे हो तो फिर ये कर्जा कहां से बढ़ गया एनएचएआई के ऊपर। ठीक है, लेकिन सिर्फ पर गलाना है, लोगों को बहकाना है और लोगों को गुमराह करना है। उदाहरण के रूप में मैं कुछ पुरानी योजनाओं के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। निर्मल भारत अभियान मनमोहन सिंह जी के समय में था, नया नाम कर दिया स्वच्छ भारत अभियान। दूसरी एक पुराना नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इन्होंने नाम बदल के कर दिया मेक इन इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रयास, ये पुराना नाम था, नया नाम कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक और बता देता हूं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना,
अब नया नाम कर दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये सारी चीजें हमारी हैं, सिर्फ इनका नाम परिवर्तन करना है। लेकिन सरकार को अगर चाहती तो इन्हीं नाम से चला के इनके ऊपर नाम बदलने का जो पैसा खर्च हुआ है, ठीक है आदेश, ठीक है जा सकता था। ठीक है, आपने डिस्क्राइब कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे, ठीक है सब ठीक है। दिवाली के वो नहीं मिलेगा, पूरे 500 का मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ठीक है सर। विपिन शर्मा जी हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी एक राय ले लेते हैं। सर सीधे मुद्दे पे आता हूं, आपको ये बढ़ोतरी जेन्युइन लग रहा है या आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया या नहीं करना था? देखिए धर्मराज जी, धन्यवाद आपने मेरे को मौका दिया, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मैं खुद भुगतभोगी हूं और जूझ रहा हूं उस समस्या से। तो देखिए एक तरफ वो है कि आपको कुछ पुख्ता कदम उठाने हैं तो समझ आते हैं, लेकिन जिस तरह का ये जो हाइक हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ये मुझे लगता है कि सोच जानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर जो बाकी जो हर दिन की जो वस्तुएं आती हैं, बाहर से आती हैं, उस पे इसका असर पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा, ये कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है नहीं यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जाके टोल लगाएगा किसी तरह का। यहाँ पर आप अगर ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं, ECC उसको बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज लग रहा है, तो बात समझ आती है कि पर्यावरण को लेकर पुख्ता कदम उठाने हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है। आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ऐसी तमाम जो संस्थाएं हैं जो इस काम के लिए है, जो कारगर बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर आपने जो 40% हाइक करा है, मेरा सवाल वहां है कि क्या उसका सीधा असर नहीं पड़ेगा? जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सीधा उसको चोट मारेगा। तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका असर तो एक आम आदमी को पड़ेगा। और यहां पर निश्चित बात है कि इंसान सोच में पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी एक तरफ जब बात करती थी कि कितने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, पानी कितना मिलेगा, तो वही बात है कि एक तरफ वो अपनी नीतियों के साथ चले, ऑड इवन फॉर्मूला लेके आए थे, जो निश्चित बात है कि वो अच्छा था, क्योंकि कुछ ना कुछ नए कदम उठाने से पहले दिक्कतें आती हैं। आप ट्रैफिक कॉरिडोर्स को ग्रीनिंग करें, वो बात समझ आती है, लेकिन 40% हाइक। और यहां पर देखिए मेरे को बड़ा दुख हो रहा है धर्मराज जी बोलते हुए कि आप बात करते हैं कि पोल्यूशन कम करेंगे, उससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, डिस्करेज करेंगे कि बाहर का ट्रैफिक दिल्ली की तरफ रुक ना करे। लेकिन जनाब पहले यहां तो व्यवस्था करिए, राजधानी है, किसी को बताने की आवश्यकता है। मैं नीरज जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता है भाजपा के, मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात आप ऊपर तक पहुंचाए। मैंने जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, मैं हाथ जोड़कर एक आग्रह करूंगा कि मेट्रो आ गई, बहुत अच्छी बात है, वो उसमें राजनीति में नहीं पड़ते वाद विवाद में कि किसको श्रेय जाता है, किसकी सरकार को। मेट्रो आ गई, ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक की समस्या तो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि मुद्दा गंभीर है। वो मैं आंखें तरस गई वो दृश्य देखने के लिए, जब ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे और दाएं बाएं कर रहे होते थे ट्रैफिक को नियंत्रण करने में। ये भी सुझाव है, बिल्कुल है सुझाव उस तरफ कि होने चाहिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस, चालान काटने के लिए है। नए मोटर कानून आए, बिल्कुल हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। हर एक जो कानून आते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, सरकार के साथ है, जिसकी भी सरकार हो। लेकिन हम लोग अगर एक आम आदमी अपना दायित्व निभा रहा है तो आग्रह गुहार किससे लगाएंगे? हम सरकार से लगाएंगे, उनके नुमाइंदों से लगाएंगे। और यहां पर ये देखिए समझने की आवश्यकता है कि एक महंगाई अपने चरम पे है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी कोई पॉज बटन दबा होगा, लेकिन अभी भी वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर अगर एक तरफ जो तेल के और उसकी कीमतें, फर्टिलाइजर, यूरिया, सबकी कीमतें अगर आसमान छूने लग जाएंगी, तो वहां पर आप टोल जब ये इस तरह कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे, पॉल्यूशन की बात बोली जा रही है, बात समझ आती है, लेकिन 40% हाइक मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। और मैं साथ में एक और बात जोड़ूंगा धर्मराज जी, क्योंकि देखिए हम लोग बायो माइनिंग की बात करते हैं, पीछे जब प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर चला गया था, काफी ऊपर चला गया था, स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी, वहां पर आर्टिफिशियल रेन की बात करी। वो इनोवेटिव मेथड समझ आते हैं, लेकिन पहले एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि आम आदमी की पॉकेट पे मार ना पड़े।
जो बिल्कुल जो एक लिमिटेड बजट है उसका, मासिक जो महीने का बजट है बड़ा लिमिटेड है, तो वहां पर उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार जो भी कदम उठाती है ये सब चीजों को संज्ञान लेके करे। ठीक है नीरज जी, देखिए दो तो पॉलिटिकल लोगों के ग्रीवांसेस थे वो आपने सुना, और एक पत्रकार का ग्रीवांस है। उनका ये मत है कि बढ़ोतरी तो हुई है, अगर आपको करना था तो एक होता है माइनर, एक होता है एक्सट्रीम जाकर, और ये एक्सट्रीम लेवल का बढ़ोतरी है, और कहीं ना कहीं घूम फिर के जो आम लोग हैं जो ऑलरेडी महंगाई से परेशान हैं उन पर एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जब अब वो जो 4,000 रुपये 4,500 रुपये दे के आएगा, वसूली तो आम लोगों से ही करेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जब बढ़ेगा, एड ऑन होगा, तो उसके साथ ही वो जुड़ जाएगा, तो फिर लोगों को चीजें महंगी मिलेंगी। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी, अनम्यूट कर लीजिए। नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। इनके ऑडियो में कोई इशू है। चलिए नीरज जी, मैं को एक बार चेक करवा लेता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक करवा लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अब इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना था। अभी उनके कोई नेटवर्क में इशू है। आदेश जी मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं विष्णु पांडे जी के पास जाऊंगा। सर इसको लेकर अब अगर इतने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है तो जिस हिसाब से आवाज उठनी चाहिए थी वो आवाज क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि आप भी मान रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहे हैं कि पब्लिक को इसका नुकसान होगा, तो इसके खिलाफ तो विपक्षी पार्टियों को मुखर होना चाहिए। मुखरता मुझे क्यों नहीं दिख रही है? धर्मराज जी, आपने 2 दिन पहले देखा, 3 दिन पहले, कि नोएडा में किस तरह के हालात थे। महिलाएं थी, पुरुष थी, सब लोग कह रहे कि 12 घंटे काम कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, 400-450 रुपए किलो गैस लेना पड़ रहा है, ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना एडमिशन करा पा रहे हैं। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार बिल्कुल कहीं उसकी चिंता नहीं कर रही। हमने कल भी डेमोन्स्ट्रेशन किया महिला आरक्षण के लिए, जो 2023 में पारित हो गया इस सरकार ने और भारत के बहुत बड़े मीडिया ने। अब सब्जेक्ट पे रहिए ना, दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि ये जो मसला बढ़ा, हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्यों मौन है इस मुद्दे पे? जेल दिया है, ना कोई बच्चों का कानून देखा जा रहा है, ना बड़े का कानून देखा जा रहा है, ना कोई मीडिया का बड़ा वर्ग दिखा रहा है। मीडिया का वर्ग दिखा ही नहीं रहा, उनकी तकलीफें कोई दिखा नहीं रहा, उनके आंसू नहीं रुक पा रहे। अरे सर मैं दुनियादारी की तो ठेकेदारी नहीं लेता, मैं अपनी ठेकेदारी ले रहा हूं। अगर बढ़ोतरी हुई, मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत हुआ तो हम बात कर रहे हैं, आपको हमने बुलाया, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आदेश जी आपकी पार्टी इस मामले में क्यों नहीं मुखर हो रही है, क्यों नहीं इसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है? धर्मराज जी, कल ही हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमारी महिला विंग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने थोड़ा सा जरूर दिखाया, बड़े मीडिया पे तो कोई हमें दिखाता नहीं है। हमारा तो पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है। हमारा नेता तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, 4,500 किलोमीटर से ज्यादा, और उसने देश के अंदर अलग जगाया, लोगों से मिला, किसान बुद्धिजीवियों से मिला, आरबीआई के पूर्व गवर्नरों से मिला, इस देश के उद्योगपति। लेकिन जो आपके नेता ने हम लोगों से बात नहीं किया उस दौरान। आपके नेता ने सोशल मीडिया वालों को ही पकड़ा था। पास किए कानून को रद्द बता रहे, इससे बड़ा मजाक देश के साथ क्या होगा? जो पार्लियामेंट से हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने लोगों को मुबारकबाद दे दी। और 2 दिन बाद आपने देखा, भी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण बिल फेल हो गया। मतलब किस तरह का मजाक देश में हो रहा है। मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं कि कम से कम आप ये चिंता, ये लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दों को आप उठा लेते हैं। धर्मराज जी, वास्तविकता ये है कि जो ये देश के मुद्दे हैं वो कहीं लोगों को दिख ही नहीं रहे, जो है उन पे चर्चा ही नहीं हो रही, जो है। ठीक है सर, सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टैक्स बढ़ा दिया, गरीबों की कमर पहले टूटी हुई है। सरकार ने कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं, जो है।
हालात देश में क्या है कि पिछले 45 सालों की सबसे कम सेविंग है। सेविंग बैंकों का आंकड़ा, आरबीआई का पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब है मंत्री का, डॉलर 97 रुपीज पहुंच गया है। ठीक है सर, 87% हाँ गोल्ड लोन। ठीक है सर। नीरज जी, सर मैं आपके पास आता हूँ। आदेश जी, नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज जी को जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है नीरज जी, कुछ आप बोल लीजिए, आपकी बात नहीं आई थी। आदेश जी आता हूँ। हाँ आता हूँ। देखिए, जिस तरह का सवाल विपक्ष उठा रहा है या जिस तरह का एनालिसिस किया जा रहा है, ये एनालिसिस जो है दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। अगर दिल्ली को ड्रास्टिक चेंज करना है और अच्छे नियत से करना है तो आपको उसके लिए फंड चाहिए ही चाहिए। दूसरा विषय है कि अगर हम आवश्यक वस्तु पर बेवजह बढ़ाए हों तो आप बताइए हमें, अगर जो मूल रूप से जो आवश्यक वस्तु है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम करेंगे, पॉल्यूशन मुक्त करेंगे, सीवर मुक्त करेंगे, अच्छे फ्लाईओवर लाएंगे, जो जहां पर टोल प्लाजा है वहां व्यवस्था अगर अच्छे करेंगे आप, वहां अगर आप रेस्टोरेंट लाएंगे, वहां मोटल लाएंगे, तो अगर दिल्ली को इंटरनेशनल लेवल का आपको बनाना है, दिल्ली एनसीआर को, तो इस व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आम पब्लिक की जो यूज का चीज है, आम पब्लिक के जो आवश्यक वस्तु की चीज है, उसकी एनालिसिस, आप खुद पत्रकार है, यहाँ सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, सारे विद्वान बैठे हुए हैं। विपक्ष का तो काम है, हम कुछ भी करेंगे तो वो आरोप लगाएंगे, लेकिन इस आरोप से दिल्ली सुधर नहीं जाएगी। दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली में ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए, सुंदर दिल्ली बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल का दिल्ली एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई भी सरकार हो, फंड तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके लिए हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो डेली यूजेस की वस्तुएं हैं, जो आम पब्लिक की, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की जो यूज की चीजें हैं या खाद्य पदार्थ है, उस पर तो हमने कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि हाय तौबा मच रहा है। लेकिन एक तरफ आप चाह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ व्यवस्था वैसी हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो, सुरक्षा ऐसा टोल प्लाजा पर हो, तो इन सब चीजों को करने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार किसी की आ जाए, मंत्रालय में कोई भी बैठा हो, चाहे कितनी भी बड़ी टीम लगा दीजिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसा जो होगा वो टैक्स से ही आएगा। तो आप हमें इस चीज को मौका जब दे रहे हैं, तो आप 2 साल बाद आप देखेंगे, अगर हमने इस चेंज को नहीं लाया, अगर इस कार्यक्रम में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हमने घोटाला किया, हमारी सरकार ने घोटाला किया, तो ये तो आप देखेंगे कि हम काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पिछले सरकारों की देन रही है। तो इसलिए समय रहते जल्दी हम कर ले। अब बार बार एक ही चीज को अगर रिपीट किया जाए, उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन सर इसमें एक बात बताइए सर, इसमें एक बात, जल्दी से जल्दी दिल्ली एनसीआर को, ठीक है नीरज जी, एक बात बताइए, नीरज जी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया जा सके कि लोग ये समझे कि हाँ ये चीजें जो हो रही है। सर एक बात बताइए नीरज जी, एक मिनट, आपने हमेशा दिल्ली की पब्लिक से वायदा किया कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ, दिल्ली में मोदी, दिल्ली में कमल फूल, और मतलब दिल्ली में मतलब सेंटर में भी और राज्य में भी अगर कमल फूल रहेगा, एक ही पार्टी सरकार रहेगी, तो पैसे का कोई मामला अटकेगा नहीं। अब बताइए कि आप बार बार पैसे पे जोर दे रहे हैं कि पैसा तो आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। आप केंद्र कहते हैं कि पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, सरकार कहती है पैसे की दिक्कत कोई नहीं है। देखिए टैक्स देने से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लोगों को पता है हमें टैक्स देना है, लेकिन टैक्स में अगर अचानक से बहुत बड़ा उछाल आता है तब प्रश्न पूछा जाता है। 5% हो, 10% हो, लोग सवाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर उससे बड़ा अगर 50% हो जाए तो सवाल तो पूछेंगे ना लोग। नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन आप एक चीज बताइए, आपने कहा कि हमने बोला कि पैसा की दिक्कत नहीं, आप बताइए कि दिल्ली का जो वित्तीय बजट आया वो कितने का बजट था? क्या पिछली सर एक बड़ी खबर आ रही, रुक जाइए नीरज जी, अरे अच्छी खबर आपके लिए बता रहा हूं। देखिए आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा था, उनको लोअर कोर्ट से राहत मिली, उसके बाद वो हाईकोर्ट जो जांच एजेंसी थी वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया जो आरोपी हैं उन लोगों की तरफ से कहा गया कि हमें वर्तमान जो बेंच है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उस बेंच पर भरोसा नहीं है, हमें संदेह है। जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई है और इस मामले में अब भविष्य में भी
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही सुनवाई करेगी, यानी अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों को झटका लगा है, बेंच नहीं बदलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही इस मामले को सुनेगी, देखेगी। केजरीवाल ने मांग की थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आज तकरीबन 1-1.5 घंटे, जहां तक मुझे लगता है कि 6:30 बजे के बाद करीब वो पढ़ना, उन्होंने जो फैसला था उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और उसमें उन्होंने तमाम पहलुओं का जिक्र किया और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक वो उन्होंने उसको फैसले को पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं सरेंडर नहीं करूंगी। ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस फैसले में लिखा है। मुझे पता है कि मैं जस्टिस हूं, मैं जज हूं, तो मेरी आलोचना होगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है, यानी भविष्य में आबकारी मामले से जुड़ा जो मसला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही सुनेगी। अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि वो जो उनका ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी थोड़ी देर में बाहर आएगी। मैंने बताया जैसे बहुत लंबे वक्त तक वो इस मामले को पढ़ रही थी उस जस्टिस को, जिसमें वो बता रही थी कि अगर वो सुनती हैं तो क्यों सुनेंगी और अगर नहीं सुनेंगी तो क्यों नहीं सुनेंगी, जिसमें उन्होंने कहा मुझे एक जिम्मेदारी मिली है और मैं सरेंडर नहीं करूंगी। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। ये तो बात अरविंद केजरीवाल और दूसरे मसले की हो गई। मूल इशू पे लौटते हैं जो एमसीडी की तरफ से एक बड़ा हाइक हुआ है। बड़े वाहनों पर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके टैक्सेस में इजाफा किया गया है। नीरज जी, अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, जो अभी आपने न्यूज सुनाया कोर्ट के मामला में, जो जहां तक मुझे नॉलेज है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला कि वो किसी के रिलेटिव है। देखिए, कोई भी जज हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी व्यक्ति हो भारतवर्ष में, हर आदमी किसी का भाई होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है। तो इस चीज को मुद्दा बना के हम कोर्ट में ले जाएं कि धर्मराज जी जज हैं तो उनके जो लड़के हैं वो वकील है, इसलिए यहाँ नहीं लाया जाए, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता था कि ये मुद्दा कहीं से कोई एस्टेब्लिश होने वाला है। और ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को ले जाना नहीं चाहिए। तो सीधे सीधी आप कोर्ट पर फिंगर आउट कर रहे हैं। तो ये जब आप कोर्ट को नहीं मानते हैं, अगर हमें बेल मिलता है तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन वही कोर्ट अगर हमें बेल नहीं देता है या पनिश करता है तो हम गलत समझते हैं कि जुडिशियरी व्यवस्था खराब है। वही मीडिया अगर हमारे अच्छे काम के लिए अगर हमारी तारीफ करता है तो मीडिया सबसे अच्छी है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अगर मीडिया उस पर सवाल करती है तो बोला जाता है कि गोदी मीडिया है। तो इन तरह की मानसिकता से विपक्ष को ऊपर उठना और इस तरह की मानसिकता से उनको देखना होगा। चलिए सर, ठीक है, ये चीज ठीक है, इसलिए पर आते हैं। ठीक है, हमने बताया, आप जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि बढ़ाया गया है टैक्स, देखिए ये बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने के लिए इसको बढ़ाया गया है। दिल्ली को, एनसीआर को अच्छा बनाने के लिए ये सारे लोगों की इच्छा है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का पॉल्यूशन और यहाँ की सुरक्षा, टोल प्लाजा की सुरक्षा हो, ये चीजों को सुनिश्चित किया जाए और इसको दृष्टि में चलिए सर, मैं ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आता हूँ। विष्णु पांडे बहुत देर से शांत है। विष्णु पांडे जी, मैं कोर इशू पे रहूंगा, दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। जो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था वही सवाल आम आदमी पार्टी से भी है। एमसीडी में आपके पास भी ठीक ठाक संख्या है, आप तो नील बटे सन्नाटा है नहीं। तो अगर एमसीडी ने ये बढ़ाया है, दिल्ली विधानसभा में भी आपकी संख्या है, आम आदमी पार्टी विपक्ष के नाते इसको कैसे, किस रूप में लेगी? विरोध प्रदर्शन तो होना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड ग्रोथ नहीं है, इजाफा जस्टिफाइड नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए, तो विरोध भी तो होना चाहिए इसका। देखिए धर्मराज जी, पहले तो ये एक कोर्ट के आदेश पे आया हुआ है जो एमसीडी ने उसका पालन किया है, ठीक है। दूसरा एक पहलू ये है कि जो प्रपोजल है वो सीक्यूम ने दिया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिया। अब उसमें दिया क्या, देखिए नीरज जी को पता ही नहीं है कि कल जो इनके घर में जो चीजें महंगे होने वाली हैं, देखिए जिस पहले क्या था कि जो 100% जिन चीजों पे छूट मिलती थी, ईसीसी की बात कर रहा हूँ, ईसीसी से जो हमेशा हर साल 700 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ रुपए जो कलेक्शन होता था, ठीक है, दूध पे, सब्जी पे, फल पे, अनाज पे, दालों पे, पेट्रोलियम पे और एलपीजी गैस पे। अब आप सोचिए इन सभी पे जो भी वाहन होंगे उन सभी पे वसूला जाएगा। और वसूला क्या जाएगा, इनका भी वसूला जाएगा और आउट का भी वसूला जाएगा।
अब आप बताइए, जहां पहले 100% छूट थी, अगर आपको पॉल्यूशन की इतनी चिंता थी तो अरे भाई 10-20% बढ़ा देते आप सीधा 100%, मतलब सीधा जो कंसेशन, बिल्कुल कंसेशन था, अगर उसमें 100% कंसेशन के बाद अगर दिल्ली में अगर दाल 200 रुपए है तो वो कहाँ पे जाएगी? पेट्रोल पे लगेगा तो पेट्रोल किसकी जेब से आएगा? भाई बढ़ेगा ना दिल्ली में पेट्रोल, इसका मतलब यही है। अगर बेसिक चीजों पे हटा रहे हो तो इनको ये पता ही नहीं है कि क्या नाम है कि ये पॉलिसी है क्या। ये घुमा फिरा के इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा वो एक हफ्ते में दिखाई दे। रही बात प्रदर्शन की या ऑब्जेक्शन की, तो पार्टियां आने वाले समय उस पर विचार करेगी। अभी उसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है कि ये पार्टी का जो आला कमान है, आपका पार्टी नेतृत्व तय करेगा। मैंने ये कहा ना कि विपक्ष डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष की भी भूमिका होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। अगर कुछ गलत है तो अब एज अ पब्लिक मैं रोड में जाकर जिंदाबाद करूंगा तो मुझे कोई कांस्टेबल भी आकर थप्पड़ मार के भगा देगा, चल हटो। ऊपर से कोई हो सकता है केस भी लाद दे और अंदर कर दे कि भैया बीच में सड़क पे आके कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों का ये हक है, अधिकार है कि किसी नीतिगत फैसले पर वो सरकार का विरोध कर सकती है, संस्थाओं का विरोध कर सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रोथ का अगर आपने बढ़ाया, ठीक है, किसी संस्था ने कहा, कोर्ट ने कहा, नहीं कहा, अब कोर्ट ने कहा कि बढ़ाओ तो आप 2 रुपए बढ़ा सकते थे, आपने 200 बढ़ा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा था 200 रुपए बढ़ा दो। बात तो यहाँ 50% ग्रोथ की हो रही है, तो आवाज कौन उठाएगा? अब मैं उठाऊंगा, नीरज जी तो उठाएंगे नहीं, ना विपिन शर्मा जी जाएंगे। उठाना तो आदेश भारद्वाज जी को और विष्णु पांडे को ही पड़ेगा। सर बिल्कुल आवाज उठाएंगे ना, आवाज की उठाने मना क्या किया है अभी तो। लेकिन सबसे पहले नीरज जी समस्या तो माने। दिक्कत ये, उन्होंने कहा कि आज रात से ही एप्लीकेबल है, ऐसा थोड़े उन्होंने 4-5 दिन का टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा आज से ही एप्लीकेबल है वो। तो सर अभी तो कल 19 थी, अभी आज रात से एप्लीकेबल हो चुका है वो बात, अभी तो उसको उठाएंगे। लेकिन कहानी मुद्दा ये है कि सर जब दिल्ली सरकार अगर 15 साल पुराने वाहनों पे यूटर्न ले सकती है, गई थी ना कोर्ट, लेके आई थी ना यूटर्न, तो उनको भी है जो 100% जिन पे रियायतें थी उस पे उनको यूटर्न लेके आना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ जी सर, विपिन शर्मा जी कुछ कह रहे हैं सर, विपिन शर्मा जी। हाँ जी, मैं जरूरी बात कह रहा हूँ। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, निश्चित बात है नीतियों का विरोध हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर कोई इत्तेफाक रखेगा, नीरज जी भी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम महिमा मंडन के लिए नहीं है। लेकिन साथ साथ सवाल घूम फिर के वही आता है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिशा निर्देश दिए हैं और ये जो चीज सामने आई है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज, तो वहां पर उनको सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपने जब इतना बड़ा हाइक कर दिया, इतनी बढ़ोतरी कर दी आपने, एक समय बिल्कुल 100% छूट थी और एकाएक आप 40 से लेकर 53% आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो निश्चित बात है सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल किससे पूछे जाएंगे? क्योंकि यहां पर भूलना नहीं चाहिए, एक तरफ हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कि उसके तहत आपको कदम उठाने हैं, क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल, लेकिन साथ साथ पॉकेट का भी ध्यान रखना है। क्योंकि सरकार, एक आम आदमी जब लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, किस उम्मीद से कि उनके जो नेता चुन के जाएंगे विधानसभा या लोकसभा, वहां पर उनका हित साधेंगे, तो यहां पर मुझे लगता है सोच जानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो श्रमिकों का या फैक्ट्री वर्कर्स का नोएडा का प्रोटेस्ट, उसको इस वाद विवाद में लाना नहीं चाहिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर ये जो सवाल है, ये जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर सीधा पड़ेगा पॉकेट पे, वहां पर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, वो अब आपके सारे इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज हैं, आपके पास प्लान्स हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी की पॉकेट पे मार पड़ रही है, मुझे लगता है फिर ये मुद्दा काफी गंभीर है, सोच जानी चाहिए। और देखिए रोल बैक्स हो सकते हैं, यहां पर अगर सुझाव कौन देता है। लेकिन साथ साथ मैं 30 सेकंड एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए पब्लिक प्रेशर, पब्लिक सेंटीमेंट, धर्मराज जी आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि जब डीजल की गाड़ियों पे 10 साल 15 साल, पेट्रोल की गाड़ियों पे जब प्रतिबंध लगा, उसके बाद रोल बैक करा, या अभी स्टे हुआ है। और मैं वो भी व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे पास डीजल की गाड़ी थी, अभी उसका समय बाकी था, तो घर वालों का दबाव हुआ कि आप उसको पहले बेच दें। आज मुझे पछतावा होता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी थी इनोवा, और वो उससे सारा घर परिवार, ज्वाइंट फैमिली है, हम लोग बाहर निकल के जा सकते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि इस समय एक पब्लिक प्रेशर भी है। वही बात होती है, अतिक्रमण हटाने की बात होती है। एक तरफ
जब विपक्ष में कोई होता है तब बोलते हैं आप अतिक्रमण क्यों मुहिम छेड़ी हुई है, उनको क्यों बेघर कर रहे हो। और वही बात है, जब वो लोग सत्ता में काबिज होते हैं तो वहां पर वो अलग उनकी सोच चली जाती है, नजरिया बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक सोच जानी चाहिए कि आप सारा ठीकरा फोड़ दें, आप बोले कि नहीं ये तो कोर्ट की तरफ से हुआ है। तो जनाब आप लोग रिकमेंडेशंस दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, सरकार के ही नुमाइंदे थे, जो पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज हैं वो कौन थे, वो किनके चुने हुए थे या किन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी। तो वो सोच जानी चाहिए कि पॉकेट में मारना पड़े। एक तरफ 100% बिल्कुल छूट है, रिबेट है, और एकाएक आप उसको 40% या 53% पे पहुंचा देंगे तो निश्चित बात है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट पे असर पड़ेगा, जो डे टू डे वस्तु है उसमें सीधा चोट पड़ेगी। ठीक है सर। आदेश जी, एक सीधा पक्ष पहलू ये है, जैसे कि सर भी बता रहे हैं, विपिन शर्मा जी, कि बढ़ोतरी से किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन एक बढ़ोतरी होती है जेन्युइन, एक होती है, और अभी नीरज जी का संपर्क उड़ गया, कुछ उनके नेटवर्क में इशू आ रहा है बार बार। जैसा उन्होंने कहा कि पैसे की, भाई विकास के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन जो आम आदमी ऐसे ही महंगाई से दो चार हो रहा है उसको आप कितना निचोड़ोगे। ये तो आपको रेड लाइन तो तय करना पड़ेगा ना कि इतना ही है भाई, इसके आगे नहीं। धर्मराज जी, गाड़ी के ऊपर लगभग जो है, अगर 50 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हो तो आधा टैक्स लगता है उसके ऊपर, जो है आधा टैक्स है उसके ऊपर। पेट्रोल के ऊपर लगभग जो है 40 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने पिछले 12 साल में लोगों के से चूसा है, जो है। लेकिन जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 15 साल की गाड़ियां, विपिन जी जो है, तो मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि किसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की कोई साइंटिफिक स्टडी, किसी तरह का कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जो 10 साल की गाड़ी पॉल्यूशन 10 साल से पहले नहीं करती और 10 साल के बाद की करती है। कोई स्टडी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कार इंडस्ट्री, टू व्हीलर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उनकी गाड़ियां बिकवाने के लिए आम आदमी की जेब काटी गई, जो है। कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी साइंटिस्ट की कि 15 साल की गाड़ी धुआं छोड़ती है। फिटनेस का प्रोविजन है, पॉल्यूशन चेक होता है, अगर वो फिट है तो चलेगी, फिट नहीं है तो 8 साल की भी नहीं चलेगी, 6 साल की भी नहीं चलेगी, 2 साल की भी रुकेगी। ये नियम है भारत सरकार का। लेकिन क्योंकि ये सरकार है, तानाशाह सरकार है, इसने लोगों की जेबें काटनी है। कार कंपनियों से मिली भगत है, हर कार कंपनियों में इनके लोग बैठे हैं, हर इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं, जो मर्जी अपने रेट पे बेचे। मैंने फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी 2012 में, 27 लाख रुपए रेट था। आज वो गाड़ी जो है 55 लाख रुपए की है। क्यों? अफीम 10 साल में हर साल 10% कारों के रेट बढ़ जा रहे हैं। हम मोटरसाइकिल बेचते थे, हम डीलर है मोटरसाइकिल के, हम मोटरसाइकिल बेचते हैं, मोटरसाइकिल 40,000 रुपए की होती थी, 38,000 रुपए की 2014 में। अब लाख रुपए कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है। क्या हो गया इसके? कौन चला रहा है? कौन हमें बचाएगा? 87,000 करोड़ रुपया टोल से इकट्ठा कर लिया सरकार ने, और 3.5 लाख करोड़ सड़कों को बनाने में लगा है। एक साल के 4 करोड़ रुपए है। लेकिन क्योंकि मैं सड़क पे चलता हूं, आदेश भारद्वाज भी दे, विपिन जी भी दे, विपिन जी ट्रेन में चलते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रेलवे पास को छूट मिलती थी, 60 साल से उम्र तो रेल में आधा भाड़ा लगता था। लेकिन ये नई सरकार आ गई, रेल की कंसेशन भी खा गया, पत्रकारों का कंसेशन भी खा गया। मनमोहन सिंह जी के साथ पत्रकारों वाला खा गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पत्रकारों वाला एक प्रधानमंत्री जब बोलते नहीं थे, मौन प्रधानमंत्री आता था, वो 100 पत्रकारों को साथ लेके जाते थे। 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने 10 साल के कार्यकाल में। ठीक है सर, आज एक प्रधान नहीं, अब सर आपने जिस, ठीक है, अच्छी बात से आपने कही सर। हमारा प्रदर्शन रोज करते हैं, कोई दिखाता नहीं है। ठीक है, ठीक है, कल के भी फोटो दिखा देता हूँ। हाँ नहीं, मैंने सर, अरे आदेश जी क्या बात करें, आप जो करते हैं हम दिखाते हैं, बाकियों का मैं गारंटी नहीं लेता, अपनी गारंटी लेता हूँ। मैं बिल्कुल एग्री ठीक है। लेकिन सरकार ने उनकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, या तो वो दिखाओगे। तो हम कह रहे पत्रकारिता तो धर्मराज जी ये है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार दिखाते हैं। आज देश में उल्टा हो गया
कि जो सरकार बताती है पत्रकार ठीक है, उसके एक माफ बात करना। है, ठीक है, मैं विष्णु जी अब क्योंकि नीरज जी तो उनका ठीक है, विष्णु पांडे जी एक बात बताइए, जो बात अब नीरज जी है नहीं है तो उनका नेटवर्क में इशू आ रहा था तो उनका संपर्क टूट गया है। एक लाइन जो आदेश जी ने कहा और उसी पे मैं इस चर्चा को रैप अप करूंगा, बाद में विपिन जी उस पर कमेंट करेंगे। जैसे सर ने कहा कि इस देश में मैं तीन कैटेगरी बांटता हूं। एक बीपीएल वाले हैं जिनको सरकार की तरफ से खूब मिलता है, और एक अपर वाले हैं जिनको भाई 2-4-10,000 लाख के का कोई टन नहीं उनको दिक्कत है, ठीक है, पीनट है उनके लिए। बीच में आते हैं मिडिल क्लास वाले जो 25,000 30,000 से लेकर लाख मतलब शहरों के हिसाब से देखें जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी है, वो भी मिडिल क्लास ही हैं जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, जिनको हम टैक्स पेयर कहते हैं। तो ये जो मार पड़ती है टैक्सेस की, इसमें पिसता तो यही वर्ग है जिनका आंकड़ा हम बताते हैं कि 7.5 करोड़ 8 करोड़ के आसपास हो गया, जो आईटीआर फाइल करते हैं। पिसता तो यही 8 करोड़ है ना, जिनके कंधों मजबूत कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था है। ये पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं बनता? क्या ये 8 करोड़ लोग ग्राउंड पर नहीं आते जो आईटीआर भरते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए? धर्मराज जी क्या है कि मैं आता हूं सर, विपिन जी हाँ बोले। देखिए धर्मराज जी क्या है कि जो लोग 500 700 1000 रुपए पर डे का कमाते हैं उनके पास समय ही नहीं है सोचने का, वो डेली बेसिस कमा रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो किसी तरीके से कर पाए, आवाज उठा पाए, वो अपनी जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात डेफिनेशंस की, देखिए अपर क्लास थर्ड क्लास, देखिए जिसके साल का 1 करोड़ का जिसका पैकेज होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन साल का 2 लाख या 3 लाख का पैकेज भी नहीं होगा उसको फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं वही तो आपसे बात कह रहा हूँ कि आप सरकार अगर क्या 15 साल के वाहनों पे अगर जा सकती है, उसको यूटर्न ले सकती है, तो एटलीस्ट जो 100% जिसपे छूट दी गई थी उस पे तो यूटर्न लेना चाहिए ना। CAQM जैसे तो उसको प्रपोजल पे भेजा, सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर करता है, आप उसके आड़ में आपने इतना हाई कर दिया। ठीक है, मतलब ये इशू नहीं बन पा रहा सर जल्द। ठीक है, मैं समझ गया आपने जो बात कह रहे हैं कि वो लोग अपने में इतने व्यस्त हैं कि उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का सोचने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है, समय नहीं है उसके पास। पार्टियां और सरकारें तभी डरती हैं जब वो मोबिलाइज हों, एक साथ इकट्ठा हों और एक तरीके से वोट करें। जी विपिन शर्मा जी जल्दी से सर। जी मैं संक्षेप में बात बोलूंगा। निश्चित बात है कि एक तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो अपनी जिंदगी में दिनचर्या में इतना व्यस्त है और ग्रस्त है बाकी मुद्दों से कि वो समय नहीं बचता, और उसकी व्यथा क्या है वो तो वही जानता है। लेकिन साथ साथ मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि आज की इस चर्चा को आपने बोला रैप अप वाली बात है कि यूजर पे प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर बोला जाता है कि यूजर पे प्रिंसिपल के आधार पर ये टोल टैक्स लिया जाता है, और यहां पर जो एमसीडी टोल टैक्स ले रही है और ये जो ईसीसी है इन्वायरमेंटल कमीशन चार्ज, तो यहां पर उसके पीछे जो वजह दी गई है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसको जुर्माना लगेगा। लेकिन साथ साथ सवाल यह है कि आपने एकाएक इतनी चोट मार दी, आज मेरे को लगता है कि सोच बस उस दिशा में जानी चाहिए। हमें किसी दिशा निर्देश से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब एकाएक इतनी बड़ी हाइक हो जाती है वहां पर आपत्ति होनी स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नीरज तिवारी जी जोड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। आदेश जी थैंक यू सर। विष्णु पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विपिन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोटे तौर पर देखिए, इस बात को लेकर सवाल तो ज़रूर उठने चाहिए कि इजाफा होना था, आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन कोई डेडलाइन तो होनी चाहिए, कोई रेडलाइन तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50% तक इजाफा करेंगे तो घूम फिर कर जो आम कंज्यूमर है, जो आम जनता है, उनको ही उसका भार वहन करना पड़ेगा। इस चीज़ को क्यों नहीं विचार किया गया? और इस पर अब विपक्षी पार्टियों का रुख कल के बाद क्या होगा उस पर हमारी निगाह जरूर होगी। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।